शहरी बहू का मॉडर्न स्टाइल खाना वर्सेस गांव की बहू का देसी खाना। रात के 8 बजे थे। नेहा के ससुराल में बड़े से डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द मेहमान बैठे हुए थे। सरला देवी, रामकिशन, विक्रम और 3-4 रिश्तेदार सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी नेहा हाई हील्स की टक टक आवाज के साथ अंदर आई। उसने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी और गले में हीरे का हार चमक रहा था और हाथ में खाने के पैकेट। हाँ, ये सब डिनर रेडी है। आज मैंने स्पेशल ऑर्डर किया है, किसी ने खाया नहीं होगा। फिर नेहा ने जैसे ही डिब्बे खोले सबके चेहरे उतर गए। पिज्जा के बड़े बड़े बॉक्स, बर्गर, चाइनीज नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें रखी हुई थी। बेटा नेहा, ये सब क्या है? आज घर में मेहमान आए हैं, कुछ घर का खाना बना लेती, रोटी सब्जी दाल। माँ जी प्लीज, ये रोटी सब्जी जब से आप पैदा हुई हैं तब से खाने में लगी। आज की दुनिया मॉडर्न लाइफस्टाइल है और आपके मेहमानों ने तो ये खाना कितने सालों बाद खाया होगा, तो आज इन्हें नसीब हो रहा है तो खाने दीजिए। बेटा लेकिन घर का खाना तो। आंटी जी, अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। रामकिशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नेहा बेपरवाह होकर अपनी चेयर पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी। भाई साहब, हम चलते हैं भाई, हमें भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अरे नहीं, बैठिए ना। नहीं भाई साहब, हमें सच में जाना है, बहुत देर हो गई है, हमारी बहू भी रुकी होगी। तो जाइए, कोई रोक रहा है क्या आपको? नेहा का कड़वा लहजा सुनकर सबके होश ठिकाने लग गए थे। तभी तीनों रिश्तेदार उठकर चलने लगे। नेहा ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की नहीं की। वो अपना बर्गर खाती रही। सरला देवी दमदमाते हुए अपने कमरे में चली गई और रामकिशन और विक्रम ने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ा। ऐसी बहू को घर में कौन लाता है? न जाने सरला कैसे झेल रही है। मेरी बात होती तो बताता। अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। आज से पहले हमारी इतनी बेइज्जती कहीं हुई नहीं थी। मेहमान बाहर निकले तो गली में थोड़ा आगे एक छोटा सा मकान था। वहां पूजा खड़ी थी, सिर पर पल्लू, साधारण सूती साड़ी, लेकिन चेहरे पर मीठी मुस्कान। उसने मेहमानों को देखा तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आए थे। हाँ बेटा, वो बस ऐसे ही हो गया, कुछ जरूरी काम आन पड़ा था। आंटी जी, आप लोगों ने खाना नहीं खाया ना? प्लीज मेरे घर चलिए, मैंने आज खाना बनाया, मना मत करिएगा। हाँ, जल्दी जल्दी आइए। नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी तो हम चलते हैं। प्लीज अंकल जी, मना मत कीजिए, चलिए ना, इतने सालों बाद आए हैं आप। पूजा दोनों को अपने छोटे से घर में ले गई। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें, फर्श पर चटाई बिछी हुई। पूजा ने जल्दी से 3 प्लेट लगाई। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, मूंग की दाल, आलू की सब्जी, अचार और छाछ। खाने से सादा खुशबू आ रही थी। बैठिए आंटी जी, अंकल जी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो घर में था बना दिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कितना प्यार से बनाया है तूने। बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना तो बरसों बाद खाया है। वाह, सच में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस आप लोग खुश हो गए तो मेरी मेहनत सफल हो गई। बेटा, तूने अपने कम में से भी हमें इतने प्यार से खिलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी वहां सरला देवी भी आ गई। उन्होंने पूजा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ उसके पास बैठ गई। पूजा बेटा, तूने आज मेरा मान बढ़ा दिया, तू सच में बहुत समझदार है। ऐसा मत कहिए माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरी माँ हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। बहन, तुम्हारी यह पड़ोसन तो सोने जैसी है, इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई। बेटी पूजा, तू तो हीरा है। आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कम मिलती हैं। एक ये है और एक वो चांडाल जैसी बहू। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तूने दिखा दिया कि असली बड़प्पन दिल का होता है, पैसे का नहीं। पूजा ने सबको और खाना परोसा। माहौल में खुशी थी, संतोष था। सरला देवी का चेहरा खिल उठा था। उनकी इज्जत बच गई थी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। पूजा ने सबको छाछ पिलाई। मेहमान बहुत खुश होकर गए। अगली सुबह 7 बजे नेहा के घर में रोहन स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर रसोई की तरफ आया। नेहा काउंटर पर खड़ी होकर कुछ काम कर रही थी। तभी उसने एक टिफिन बॉक्स रोहन की तरफ बढ़ाया। मॉम, टिफिन में क्या है? चाउमीन, मैंने कल ही ऑर्डर करके रख दी थी। व्हाट, अगेन चाउमीन? मॉम, आप रोज रोज यही देती है, मुझे नहीं खाना ये सब। तो क्या चाहिए तुम्हें? पास्ता, बर्गर? मुझे पराठे चाहिए, आलू के पराठे। मेरे सब दोस्त घर का खाना लेकर आते हैं, उनकी मम्मी अपने हाथ से बनाती है, और आप तो बाहर से मंगवा कर देती हो। रोहन, मुझे खाना बनाना नहीं आता, समझे? और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो ये खाना आप ही खाइए। नॉनसेंस, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। रोहन ने टिफिन बॉक्स काउंटर पर पटका और गुस्से से बाहर भाग गया। नेहा खड़ी रह गई लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रोहन घर से निकलकर सीधे बगल वाले छोटे से मकान में गया। पूजा रसोई में खाना बना रही थी। गुड्डी अपनी माँ के पास बैठी होमवर्क कर रही थी। चाची, अरे रोहन बेटा, आओ
स्कूल का टाइम तो नहीं हुआ? हो गया चाची, लेकिन मॉम ने फिर से वही चाउमीन दी, मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैंने आज पराठे बनाए हैं, तुम्हारे लिए भी पैक कर देती हूँ। पूजा ने जल्दी से 2 आलू के पराठे, अचार और छाछ एक डिब्बे में पैक किया। रोहन की आंखें चमक उठी। थैंक यू चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन बेटा स्कूल से आते वक्त डिब्बा मुझे दे देना, नहीं तो तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ चाची पक्का। रोहन भैया चलो साथ में स्कूल चलते हैं। दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल की तरफ निकल गए, लेकिन ऊपर की खिड़की से नेहा ये सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकली, सीधा पूजा के घर में घुस गई। तुम्हारी क्या हिम्मत मेरे बेटे को खाना देने की? मैंने तो बस वो भूखा था, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम गरीब लोग अपनी गंदी चीजें मेरे बेटे को मत, तुम्हारे सड़े गले मसाले से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी मैंने साफ सुथरा। चुप, एकदम चुप। अगर दोबारा मेरे बेटे को खाना दिया ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, समझी? नेहा गुस्से में वहां से चली गई। पूजा वहीं खड़ी रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया। फिर शाम को 7 बजे नेहा के घर में नेहा ने एक बहुत ही छोटी टाइट ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और मेकअप एकदम परफेक्ट। वो हॉल में खड़ी थी जहां सरला देवी, रामकिशन, विक्रम और रोहन बैठे थे। सुनो सब, आज हम 5 स्टार होटल में डिनर करने जा रहे हैं। मैंने टेबल बुक करवा ली है। बेटा घर पर ही खा लेते, मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। माँ जी आज हम जा रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। लेकिन बेटा वहां बहुत महंगा। पापा जी पैसे की टेंशन मत लीजिए, विक्रम कमा लेंगे। चलिए आप सब। किसी की नहीं सुनी गई। सब मजबूरी में तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ निकल गए। द ग्रैंड पैलेस, वहां का सबसे महंगा 5 स्टार होटल। चमचमाती झाड़ फानूस, चमकदार संगमरमर के फर्श, शीशे की दीवारें जिनमें चेहरा साफ दिखता था। वेटर काली सफेद वर्दी में खड़े थे। चारों तरफ इत्र की महक, हल्का संगीत बज रहा था। विक्रम का परिवार एक कोने की मेज पर बैठा। सरला देवी और रामकिशन पहली बार ऐसी जगह आए थे। सरला देवी चारों तरफ देख रही थी, मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, ये कुर्सी तो इतनी मुलायम है जैसे रुई पर बैठे हो। अपने घर का सोफा इससे कम है ना? अरे चुप रहो जी, लोग क्या कहेंगे, यहाँ सब बड़े लोग हैं। अरे ये तो बिल्कुल दूल्हे जैसे कपड़े पहने, शादी है क्या यहाँ? मम्मी जी वो वेटर है, यहाँ के काम करने वाले ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ये क्या है, किताब है क्या? मम्मी जी ये मेन्यू है, इसमें खाने की लिस्ट होती है। अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थाई, इटैली, ये सब क्या है? अरे बाप रे, इस सूप की कीमत 800 रुपए। अरे भाई हमने तो इतने में पूरे महीने की राशन ले आते हैं। क्या 800 में तो हम 10 किलो आटा ले आते हैं? ये लोग पागल है क्या? मम्मी जी आहिस्ता बोलिए, सब सुन रहे हैं। वेटर मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। सर, मैडम, आप ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, हमें थाई सूप चाहिए, इटालियन पास्ता, चिकन स्टिक और चीज पिज्जा। श्योर मैम। कुछ देर बाद खाना आने लगा। अजीब अजीब डिशेस, चॉपस्टिक्स। सरला देवी चॉपस्टिक्स से खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नूडल्स गिर गिर जाते थे। रामकिशन को पास्ता का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। रोहन भी मुंह बना रहा था। अरे ये सब क्या है बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बेटा मेरे लिए बाजरे की रोटी ला दो। व्हाट मैडम? बाजरे की रोटी? व्हाट इज दैट? बाजरे की रोटी। रोटी। सॉरी मैडम, हमारे पास वो नहीं है। Sorry, actually she wants some Indian bread. Can you get us some naan? यस मैडम। कुछ देर बाद नान आया, लेकिन वो भी मक्खन और चीज से भरा हुआ था। सरला देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रामकिशन ने 2-3 कौर लिए और छोड़ दिया। रोहन भी नाखुश था, सिर्फ नेहा ठूस ठूस कर खा रही थी। आखिरकार खाना खत्म हुआ। सर, योर बिल। विक्रम ने बिल देखा, 30,000 रुपए। सरला देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या 30,000 इस फालतू खाने के? माँ जी ये 5 स्टार है, यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। 30,000 में तो पूरे 3 महीने का राशन आ जाता। चलो, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। सरला देवी गुस्से में उठकर बाहर चली गई। रामकिशन भी पीछे पीछे चले गए। विक्रम ने शर्मिंदगी से बिल का पेमेंट किया। नेहा बेशर्मी से अपना लिपस्टिक लगाते हुए वहां से निकल गई। दूसरी ओर पूजा के छोटे से घर में पूजा और गुड्डी बैठी थी। पूजा के हाथ में गुड्डी की स्कूल की फीस की पर्ची थी, 1,000 रुपए। गुड्डी फीस के पैसे नहीं है, अभी तो सिर्फ 400 रुपए है मेरे पास। आज तेरे पापा को कॉल करूंगी, शहर से कुछ पैसे भिजवा देंगे। अम्मा कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरला देवी अंदर आई। उनके हाथ में एक कपड़े का पर्स था। पूजा बेटा कैसी हो? माँ जी आइए ना, बैठिए। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस गुड्डी की फीस के पैसे कम पड़ रहे हैं। सरला देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से 1,000 रुपए निकाले और पूजा के हाथ में रख दिए।
ये रख बेटा, फीस भर दे। नहीं माँ जी, मैं कैसे? चुप, तो मेरी बेटी जैसी है और बेटियों के लिए माँ कुछ भी करती है। पूजा रो पड़ी। सरला देवी ने उसे गले लगाया। तभी पूजा ने खाना परोसा, सादी दाल, रोटी और आलू की सब्जी। तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना सादा था लेकिन प्यार से बना हुआ था। वाह बेटा, तेरे हाथ में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना। मेरी बहू आज 5 स्टार में ले गई। ऐसा खाना छी। दादी माँ, मेरी मम्मा सबसे अच्छा खाना बनाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल, तेरी मम्मा तो हीरा है। सरला देवी खुश होकर पूजा की तारीफ करते हुए वापस चली गई। फिर पूजा ने वो 1000 रुपए संभाल कर रखे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन दोपहर को नेहा शॉपिंग करके घर आई। उसके हाथों में 10-15 शॉपिंग बैग्स थे, गुची, प्राडा, जारा के। उसने सारे बैग सोफे पर फेंके और एक एक करके कपड़े निकालने लगी। छोटे छोटे टॉप्स, मिनी स्कर्ट्स, टाइट ड्रेसेस। एक टॉप की प्राइस टैग पर लिखा था 15,000। वो अपने कमरे में गई और नया खरीदा हुआ एक महंगा ब्रांडेड ड्रेस पहना, गहरे नीले रंग का, शॉर्ट, बिना बाजू का। उसने मेकअप किया, ऊंची हील्स पहनी और डिजाइनर बैग लिया। फिर वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। परफेक्ट, बिल्कुल मॉडल जैसी लग रही हूँ। नेहा ने अपने बालों को ठीक किया और बाहर निकल गई। वो घर के बाहर सड़क पर चलते हुए अपने फोन में सेल्फी ले रही थी। तभी गांव की 3-4 औरतें सामने से आती दिखी। वो साधारण सूती साड़ियां पहनी थी, हाथों में सब्जियों के थैले थे। वो नेहा को देखकर रुक गई। देखो कैसे कपड़े पहने, एक बच्चे की माँ है ये बेशर्म बहू। ओ हेलो, निकल ले इधर से। तेरा बाप खरीद के नहीं दे रहा? गांव की गंवार कहीं की। ज्यादा मत बोल बहू, मारूंगी। हाँ, मारेगी बड़ा। अगर इसकी कीमत बता दी तो सुन के मर जाएगी। जानती हो इसकी कीमत कितने की है? 25,000। गुची। तुम लोगों ने तो शायद गुची का नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत महंगी है बहू जी। महंगी तो है, लेकिन तुम लोगों के लिए महंगी, मेरे लिए नहीं। तुम लोग तो पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा सकती जितने में मेरी एक ड्रेस है। बहू जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हाँ, गरीब हो। और ये देखो अपनी फटी पुरानी साड़ियां कितनी बेकार लगती हैं। तुम लोग मेरे सामने खड़े होने में शर्म नहीं आती? बहू, ये बात ठीक नहीं है, अच्छे से बोल। क्या ठीक नहीं है? सच बोल रही हूँ। देखो मेरी हील्स 10,000 की हैं और ये बैग 15,000 का है। एक बैग में तुम्हारे 10 महीने का खर्चा आ जाए। बहू, भगवान सबको अलग अलग देता है। ओ प्लीज, अब भगवान की बातें मत करो। तुम लोग गरीब हो तो ये तुम्हारी किस्मत है, मैं अमीर हूं तो मेरी किस्मत है। अब हटो सामने से, मुझे जाना है। चलो बहनों, ऐसी बेकार औरत के मुंह कौन लगे। तीनों औरतें सिर झुकाकर एक तरफ हट गई। नेहा ने अकड़ते हुए आगे बढ़ी, अपने बालों को हवा में लहराते हुए। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसने कितनी बुरी तरह किसी का दिल दुखाया, और बेपरवाह चलते चलते फिर सेल्फी लेने लगी। मैं कितनी स्टाइलिश हूँ, इन गांव वालों को क्या पता। दूसरी तरफ उसी शाम को 5 बजे पूजा के घर में कुछ गांव की औरतें बैठी थी। सब चाय पी रही थी। पूजा ने सबके लिए घर की बनी मठरी भी परोसी थी। सरला देवी भी वहां बैठी थी। भाभी जी, आपकी ये छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, इतना प्यार से चाय बनाती है। हाँ बहन, पूजा तो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन भाभी जी, आपकी बड़ी बहू, वो तो आज उसने हमारी इतनी बेइज्जती की। हम तो सिर्फ वहां से गुजर रहे थे। अपने महंगे कपड़ों का इतना घमंड कहती थी। हमारे बाप दादा ने भी ऐसे कपड़े नहीं देखे। मुझे माफ करो बहनों, मेरी बहू ने गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कोई नहीं सुनता। माँ जी, आप परेशान मत हुई, लोग अपने कर्मों का फल जरूर भुगतते हैं। औरतें थोड़ी देर बाद चली गईं, लेकिन सरला देवी की बेइज्जती का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पूजा ने उन्हें सांत्वना दी। सरला देवी मन ही मन खुश थी कि कम से कम पूजा तो उनकी है। 3 दिन बाद शाम के 6 बजे नेहा के घर में खाने की तैयारी चल रही थी। सरला देवी रसोई में थी। वो सोच रही थी कि आज क्या बनाए। तभी नेहा हाई हील्स की आवाज के साथ रसोई में आई। हाँ, 2 लार्ज पिज्जा, एक पास्ता और कोल्ड ड्रिंक्स, बस 15 मिनट में पहुंचा देना। क्या तुमने फिर से ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता। बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो सीधा बोल दो, मैं एक नौकरानी रख लूंगी। हर रोज यही पिज्जा बर्गर, घर में कोई ढंग का खाना नहीं बनता। तो अगर आपको बनाना है तो खुद बना लीजिए अपने हाथों से। क्या बोला तुमने? मैंने सही सुना दिया। नहीं तो ये खाइए, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो भूखे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा बेटा, आप भी बीच में मत आइए, हर बात में टांग मत अड़ाइए। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? मैं तुम्हारी सास हूं, मैंने तुम्हें बेटी जैसा समझा। बेटी? सच में? तो बेटी की तरह आजादी क्यों नहीं देती? सास हो तो सास जैसा बर्ताव करो, हर वक्त टोकना बंद करो। ये मेरा घर है, समझी? मेरा घर, मैं जो चाहूं करूंगी। नेहा प्लीज इतना मत बोलो। तुम चुप रहो, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता।
भगवान, मैंने क्या गुनाह किया था जो ऐसी बहू दी। सरला देवी लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रामकिशन उन्हें सहारा देने दौड़े। विक्रम सोफे पर बैठा सिर पकड़े रह गया। नेहा बेशर्मी से अपने नाखून देखती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 15 मिनट बाद डोरबेल बजी, खाना आ गया। नेहा ने बड़े मजे से और उनके बेटे ने मजबूरी में खाया, लेकिन बाकी सब भूखे सो गए। अगले दिन सुबह रोहन स्कूल से घर आया। उसका चेहरा पीला था और वो बार बार अपना पेट पकड़ रहा था। तभी अचानक उसे उल्टी हो गई। नेहा घबरा गई। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। विक्रम, गाड़ी निकालो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। सब जल्दी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर शर्मा ने रोहन की जांच की। रोहन को फूड पॉइजनिंग हो गई है। आप लोग उसे क्या खिला रहे हैं? डॉक्टर, हम तो बाहर से ही मंगवाते हैं, पिज्जा, बर्गर। ये तो बहुत गलत है। बच्चों को रोज जंक फूड खिलाना बहुत खतरनाक है। इससे उनकी पाचन शक्ति खराब हो रही है। आपको घर का ताजा पौष्टिक खाना बनाना चाहिए। सुना तुमने? मैं कब से कह रही हूँ। डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस नॉर्मल वॉमिटिंग है। नहीं, ये सीरियस है। अगर आप सभी अभी भी नहीं सुधरेंगे तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर ने दवाइयां दी, सब घर लौट आए, लेकिन नेहा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि डॉक्टर गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगले हफ्ते तक पूजा के घर में फिर से पैसों की समस्या आ गई। बिजली का बिल आ गया था 800 रुपए। पूजा के पास पैसे नहीं थे, वो परेशान बैठी थी। तभी सरला देवी आई और चुपके से पूजा के हाथ में 1000 रुपए रख दिए। माँ जी, ये चुप, तू मेरी बेटी है, बेटी की मदद करना माँ का फर्ज है। लेकिन ये सब खिड़की से नेहा देख रही थी। उसका खून खौल उठा। वो तुरंत बाहर आई और सरला देवी के सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है माँ जी? आप इस गरीब को पैसे क्यों दे रही हैं? बेटा नेहा, पूजा को जरूरत थी। जरूरत? मेरे और विक्रम की कमाई आप इस फालतू औरत को क्यों दे रही हैं? हमने आपको पैसे इसलिए दिए थे क्या? दीदी, मैं वापस कर दूंगी। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है, और ला वापस। नेहा ने पैसे छीने और गुस्से से दंदनाती हुई वहां से चली गई। इस पागल बुढ़िया का दिमाग खराब हो चुका है। मेरे पति के पैसों को बांट रही है जैसे प्रसाद हो। उस दिन से नेहा सरला देवी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। वो जानबूझकर उनसे उल्टा सीधा बोलती। सरला देवी रोती रहती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। कुछ दिन बीते। एक दिन नेहा ने सरला देवी से बहुत बुरी तरह बहस की। वो इतना चिल्लाई कि पूरा मोहल्ला सुन सकी, और आखिर में नेहा ने सरला देवी को धक्का दे दिया। निकलो इस घर से, मैं नहीं चाहती आप यहाँ रहें। नेहा, तू क्या कर रही है? नेहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं। तभी पूजा अपने घर से भागती हुई आई। उसने देखा कि सरला देवी जमीन पर गिरी हुई है और रो रही है। पूजा को गुस्सा आ गया। उसने नेहा के सामने जाकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, तुम माँ जी को इस तरह से नहीं निकाल सकती। और तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं राजेश की पत्नी थी, राजेश जिन्हें इन्होंने गोद लिया था। मैं तुमसे पहले इस घर में आई थी। सब चौंक गए। नेहा के होश उड़ गए। विक्रम, रामकिशन सब अवाक रह गए। क्या पूजा, तुम राजेश भाई की पत्नी हो? हाँ, राजेश जी से मेरी शादी चुपके से हुई थी, लेकिन जाति की वजह से मुझे सबने इस घर से अलग कर दिया था। उस वक्त विक्रम भैया आप शहर में काम करते थे। लोगों के ताने सुन सुनकर मैंने घर छोड़ दिया, पर मेरे प्यार ने सबको मेरा बना दिया। इसीलिए इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना नेहा दीदी का। अच्छा, तो तेरा भी हक है। ठीक है, तू रह, तू भी रह, तुम सब रहो, लेकिन इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, समझी? सरला देवी उठकर पूजा को गले लगा ली। रामकिशन की आंखों में आंसू थे। उस दिन से पूजा वापस उसी घर में रहने लगी। उसने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। गुड्डी भी वहीं रहने लगी। अगले दिन से माहौल बदल गया। पूजा रोज सुबह उठकर सबके लिए ताज़ा देसी खाना बनाती। गर्मा गर्म पराठे, दाल, सब्जी, रोटी, खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। सरला देवी, रामकिशन, विक्रम, रोहन सब पूजा का खाना खाते। नेहा का जंक फूड कोई नहीं छूता। वाह चाची, आज फिर आलू के पराठे बनाए, कितने टेस्टी हैं। पूजा बेटा, तेरे हाथ तो सच में जादू है। हाँ बेटा, तेरा खाना खाकर तो जान में जान आ जाती है। नेहा ये सब देखकर जल रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब पूजा की तारीफ करें। उसने तय किया कि वो पूजा का खाना बिगाड़ देगी। अगले दिन जब पूजा रसोई में खाना बना रही थी और बाहर गई तो नेहा चुपके से रसोई में घुसी और सब्जी में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। खाने के वक्त जब सबने खाना खाया तो बहुत नमकीन था, लेकिन सरला देवी ने समझ लिया कि यह पूजा की गलती नहीं है। एक और दिन नेहा ने पूजा की बनाई दाल में मिर्च डाल दी। दाल इतनी तीखी हो गई कि कोई नहीं खा सका, लेकिन पूजा सब चुपचाप सहती रही। 2 हफ्ते बाद नेहा खुद भी रोज जंक फूड खा खाकर बीमार पड़ गई। उसे भी उल्टी होने लगी, पेट दर्द होने लगा। एक दिन वो बेहोश हो गई। सब घबरा गए, उसे अस्पताल ले गए।
डॉक्टर ने कहा कि जंक फूड की वजह से उसकी पाचन शक्ति बिल्कुल खराब हो गई है। नेहा 3 दिन अस्पताल में रही। जब वो घर आई तो कमजोर और थकी हुई थी। पूजा ने उसके लिए हल्का पौष्टिक खाना बनाया, खिचड़ी, दही, मूंग दाल का सूप। पूजा खुद नेहा के कमरे में जाकर उसे खाना खिलाती। तुम मेरे लिए खाना बना रही हो? हाँ दीदी, आप बीमार हैं, आपको पौष्टिक खाना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। सब भूल जाइए दीदी, अब बस अच्छी हो जाइए। पूजा रोहन का भी पूरा ख्याल रख रही थी। वो उसके लिए टिफिन बनाती, उसके साथ होमवर्क करती। रोहन तो पूजा को अपनी दूसरी माँ मानने लगा था। गुड्डी और रोहन अब भाई बहन की तरह साथ खेलते। धीरे धीरे नेहा ठीक होने लगी। एक दिन वो पूजा के पास आई। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। असल बात यह है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसीलिए मैं रोज ऑर्डर करती थी। मुझे शर्म आती थी ये बात मानने में। दीदी कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो क्या हुआ, मैं आपको सिखा दूंगी। सच? तुम मुझे सिखाओगी? बिल्कुल, हम दोनों मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगी। उस दिन से पूजा ने नेहा को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। रोटी कैसे बेलते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, सब्जी में कौन से मसाले डालते हैं, सब कुछ नेहा ध्यान से सीखती। पहली बार उसने खुद अपने हाथ से रोटी बेली। जली हुई थी लेकिन उसे खुशी हुई। कुछ दिनों में नेहा ने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। एक दिन उसने पूरे परिवार के लिए दाल बनाई। दाल, रोटी, आलू की सब्जी, सलाद, सबने खाना खाया और नेहा की तारीफ की। वाह बेटा नेहा, तूने इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बहू, आज तो तूने कमाल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट बना है। मम्मा, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब स्कूल में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा मुझे। ये सब पूजा की वजह से हुआ है, उसने मुझे सिखाया। पूजा, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने नेहा को बदल दिया। दीदी खुद बदलना चाहती थी, मैंने बस थोड़ी मदद की। फिर उसका रूप देखकर सारा गांव हैरान हो गया। और जब एक दिन कुछ लोग उसके घर आए तो नेहा ने उनका स्वागत बड़े सम्मान से किया। आंटी जी अंदर आइए ना, चाय पियेंगी? अरे बहू, तुम तो बदल गई। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन बहुत गलत किया था। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है तुम सुधर गई। नेहा ने सबको अंदर बुलाया और खुद के हाथ से बनाई चाय पिलाई। सबने उसकी तारीफ की। सरला देवी गर्व से देख रही थी। अब परिवार में सब खुश थे। रोहन और गुड्डी साथ खेलते। विक्रम भी खुश था कि उसकी पत्नी सुधर गई। रामकिशन और सरला देवी की दोनों बहुओं का प्यार मिल रहा था। पूजा और नेहा अब सच्ची देवरानी जेठानी बन गई थी। एक दूसरे की मदद करती और एक दूसरे का साथ देती।